नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संगीत सोम के मुस्लिम आबादी पर दिए गए बयान को लेकर इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि देश मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं चलेगा। अरे छोड़ो इन बातों से मुझे मतलब नहीं। और संगीत भाई क्या बोलते हैं, उनका अपना एजेंडा है, बोलते रहे, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे उनसे नहीं फर्क नहीं है। हिंदू मुसलमान की नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बोलने से क्या हो रहा है उनके। संगीत सोम के बयान पर मेरठ शहर से एसपी के विधायक रफीक अंसारी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पीडीए ने ही भाजपा को हराया है। जब अब दलित मुस्लिमों को छोड़ेंगे, जीरो पर आ जाएंगे। देखिए, 2024 का चुनाव अभी हुआ है, उन्हें याद नहीं है पीडीए ने क्या हालत की उनकी। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी है और पीडीए ने हराया। जब जब कमजोरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुस्लिमों को छेड़ोगे तो समझ लीजिए आप जीरो पर आ जाओगे, जमीन पर आ जाओगे। वहीं साधु संतों ने संगीत सोम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संगीत सोम ने जो कहा वो सत्य है। इन लोगों ने हमेशा देश को गुमराह किया। ये सदैव जो अखिलेश जी या राहुल जी के जो बयान आते हैं ना, ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो संगीत सोम जी जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है कि ये लोग हमेशा देश को गुमराह किया। कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में कितने साल तक रही, देश के लिए क्या किया, कोई एक इतिहास ऐसा बताए। तो जो भी संगीत सोम जी ने कहा है कि वो सब सही है, क्योंकि ये हमेशा से तुष्टीकरण का, जातिकरण का राजनीति के लोग किए। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी अल्लाह ताला की नेमत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका। संगीत सोम को ज्यादा बच्चे और एक से ज्यादा शादियां करने से किसने रोका। रजवी ने कहा कि हिंदू खूब बच्चे पैदा करे, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये उनका बयान बड़ा घिनौना और निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। आबादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से जो महरूम होता है उसके दिल से उसका कर्ब, उसका दुख, उसका दर्द समझिए। और अल्लाह ताला जिसको इस नेमत से नवाज देता है उसके यहाँ खुशहाली देखिए। तो ये नेमतें हैं अल्लाह की। किसने हिंदुओं को रोका वो बच्चे पैदा ना करें? किसने संगीत सोम को मना किया कि वो एक से मुतादिद शादियां ना करें? आइए आपको बताते हैं कि संगीत सोम ने वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर क्या कुछ कहा था। प्रदेश में हमेशा से कहता हूं, ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने की बैठक। नगर विकास विभाग के साथ उन्होंने बैठक की। विकास कार्यों का सीएम ने जायजा लिया। नगर विकास विभाग का प्रेजेंटेशन भी उन्होंने देखा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों का सीएम ने जायजा लिया। नगर विकास विभाग का प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा। लखनऊ में सीएम योगी ने बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यूपी में कोई आधार नहीं है, यूपी में सपा के लिए कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव बिहार में यात्रा में शामिल होकर आखिर क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी और जो तेजस्वी की यात्रा है उसमें शामिल होंगे, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष का जो एजेंडा है एक नकारात्मक एजेंडा, इसमें समाज में अनिश्चितता पैदा करके और संवैधानिक जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को किस प्रकार से चुनौती दी जाए,
किस प्रकार से जनादेश के अपमान करने का रास्ता निकाला जाए, इस पर ये लोग काम करते हैं। समाजवादी पार्टी आप देख रहे होंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई गतिविधि नहीं है। उनका कोई ऐसा कार्यक्रम अभियान नहीं है जो किसी विषय को लेकर वो जनता के बीच में हो। तो उनके पास जो राहुल गांधी या लालू यादव जी या जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ अखिलेश जी जुड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश में तो कोई संभावना उनके लिए बची नहीं। अब बिहार में क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बैंड बाजा और डीजे पर हिंदू नाम अपनाकर कारोबार करने वाले मुसलमानों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गाजा बाजा, ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ है। साथ ही इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता। इसीलिए मुसलमानों को अपने कारोबार में हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ढोल तमाशा अगर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है या इस तरह के नाजायज कारोबार करता है तो वो सरासर शरीयत की रोशनी में नाजायज है। और जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाजत नहीं देती है। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी ने संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार कानून लाई है और कानून के दायरे में पीएम से लेकर सीएम शामिल है। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा, उसकी कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा जमानत पर जेल से बाहर आए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, सत्र नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री ने गयाजी की रैली में बिना एसआईआर का नाम लिए खुलकर समर्थन किया और साफ कहा कि घुसपैठियों को देश से जाना होगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे।
इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी का रोकने का काम करेंगे। अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अजय राय ने ऐलान किया कि कांग्रेस यूपी की सभी 360 तहसीलों में कांग्रेस के न्याय योद्धाओं की तैनाती करेगी। इसको लेकर कांग्रेस की लीगल सेल की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद होंगे। इस बैठक में न्याय योद्धा के तौर पर वकीलों की तैनाती की रूपरेखा तय की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर आज हम एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में हमारे, आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं हर जगह। क्योंकि जो भी इस समय आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार साथी कुछ भी लिख रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हम हर जिले में अपने मजबूत लीगल सेल की जो कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे, उसमें न्याय योद्धा उनका नाम हम देने जा रहे हैं। सन 2027 में जुटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश में न्याय योद्धाओं की तैनाती का नया ऐलान किया है। कांग्रेस का दावा है कि ये न्याय योद्धा आने वाले दिनों में जो फर्जी मुकदमे से पीड़ित लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या आम जनता हो, न सिर्फ उन्हें न्याय दिलाएंगे बल्कि वोट चोरी को रोककर आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त कराने का काम करेंगे। संसद भवन में कूदने वाला व्यक्ति यूपी का निकला। वो रेल भवन की तरफ से दीवार से कूदा था। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ऐसा लगता है कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर और नशे का आदी है। सुबह लगभग 5:50 पर एक व्यक्ति संसद की चारदीवारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस कर्मचारियों ने फौरन पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन इससे पहले कुत्तों की नसबंदी कराई जाए। साथ ही बीमार और हिंसक कुत्तों को न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की भी इजाजत नहीं होगी और खाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। औरैया में घूसखोरी के आरोप में सस्पेंड एसडीएम राकेश कुमार सिंह और तत्कालीन मंडी सचिव सुरेश चंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया और केस दर्ज किए जाने के बाद दोनों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। एडीएम ने कोतवाली सदर थाने में केस दर्ज कराया है। 18 अगस्त को बंद लिफाफा लेने के मामले से जुड़े हुए वीडियो के आधार पर केस दर्ज कराया गया है।
अयोध्या में भव्य रामलीला के 7वें संस्करण के लिए भूमि पूजन हुआ और रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला संपन्न होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को रामलीला में शिरकत करने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। इस बार रामलीला की खास बात यह कि इसका प्रसारण YouTube समेत कई चैनल्स पर होगा। रामलीला में इस बार 190 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हम तो निमंत्रण तो सबको देते हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है उनके और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दें। हम बड़े भाग्यशाली होंगे कि हमारे लिए प्रभु राम से बढ़कर है। आज अयोध्या में जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से संपन्न हो पाया है। फिल्मी सितारों से सची अयोध्या की रामलीला का मंचन एक बार फिर अयोध्या में होने जा रहा है। इस बार 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी हस्तियां अयोध्या में रामायण के विभिन्न पात्रों पर अभिनय प्रस्तुत करती नजर आएंगी। 7वें संस्करण में इस बार पुनीत, राकेश बेदी, मनोज तिवारी समेत रजा मुराद जैसे नामचीन फिल्म जगत के चेहरे अयोध्या की रामलीला में नजर आएंगे और इस बार अयोध्या की रामलीला बेहद खास होगी, जिसका मंचन रामकथा पार्क पे शाम 7 बजे से शुरू होगा और रात्र 10 बजे तक चलेगा। अयोध्या की रामलीला के 7वें संस्करण का आज अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, जिसमें अयोध्या के संत महंत भी मौजूद रहे। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। दिल्ली के सीएम के कार्यक्रम में हंगामा, सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर हंगामा, पुलिस ने हंगामा करने वाले शख्स को पकड़ा। तो दिल्ली के सीएम के कार्यक्रम में एक बार फिर से हंगामा हो गया है। रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक शख्स ने हंगामा खड़ा किया, हालांकि बाद में पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया। रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में इस शख्स ने हंगामा किया। इससे पहले भी सीएम के कार्यक्रम में उन पर हमला किया गया था और इस बार जबरदस्त तरीके से हंगामा एक शख्स कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन 2047 के तहत न सिर्फ नए यूपी के विकास का रोड मैप तैयार किया, बल्कि हर क्षेत्र के लिए एक स्पेशल प्लान भी बनाया। पिछले 8 साल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अलावा कानून व्यवस्था तो मजबूत हुई ही है, बल्कि विद्युत व्यवस्था और कृषि विकास पर भी खास फोकस रखा गया। कैसे योगी सरकार ने 8 साल में बदला यूपी की कृषि व्यवस्था का नक्शा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल में योगी संदेश, रोशन हुआ उत्तर प्रदेश। बेहतर विद्युत व्यवस्था, यूपी लगातार आगे बढ़ा। सत्रह के बीच में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 6000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा, लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। किसान खुशहाल, नया यूपी बना मिसाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में नए उत्तर प्रदेश के रोड मैप को सामने रखा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के जरिए योगी सरकार अगले 25 साल की योजना का खाका खींचकर आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार के कार्यकाल के पिछले 8 साल के अंदर न सिर्फ निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान स्थापित की है, बल्कि बेहतर कानून व्यवस्था
और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर भी धरातल पर दिखाई दे रहा है। इस सब के पीछे बेहतर विद्युत व्यवस्था का बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश में विद्युत कनेक्शन 2017 तक 180.13 लाख थी और अब तक 363.98 लाख। उत्तर प्रदेश में मजरों तक बिजली 2017 तक में 1.28 लाख थी, अब तक की बात करें तो 2.5 लाख है। उत्तर प्रदेश में लाइन लॉस 2017 में 21.47%, 2025 की बात करें तो 7.7%। ये आंकड़े साफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़े पैमानों पर प्रयास किए गए हैं। वहीं अब बिजली कटौती की दिक्कत को भी करीब करीब खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति जिला मुख्यालयों पर 2014 से 17 की बात करें तो 17 घंटे की थी, 2025 की बात करें तो 24 घंटे। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2014 से 17 में 11 घंटे थी और अगर 2025 की बात करें तो 18 घंटे है। 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3, 400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। और प्रदेश में विद्युतीकरण को भी एक समान रूप से जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों में है। एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार ने पिछले 8 साल में बिजली की दिक्कत को दूर किया है, तो वहीं किसानों के लिए भी मिशन बनाकर मदद का काम किया गया है। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि यूपी की कृषि विकास दर जो 2017 में 8.16% थी, वो अब बढ़कर करीब 18% तक पहुंच चुकी है। यूपी में अगर कृषि विकास की बात करें तो हर साल 400 लाख टन फल सब्जी का उत्पादन होता है और देश में पहला स्थान है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ की मदद मिली। यूपी में कृषि विकास में किसानों को 93,062 सोलर पंप बांटे गए। 2017 से अब तक 3 नई चीनी मिल, 6 चीनी मिल दोबारा शुरू की गई। 14 लाख किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिली। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। 6,68,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नए यूपी के नए मॉडल पर काम कर रही है। इसी के तहत न सिर्फ विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि जो गांव विकास से अछूते रहते थे, वहां भी बिजली पहुंचाकर रोशन किया गया है। उसी तर्ज पर कृषि विकास को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ किसान के विकास को प्राथमिकता पर रखकर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।